दोस्तों बहुत नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी की उर्फ ममता बनर्जी जी की। दोस्तों उससे पहले एक फनी बात बताता हूँ। अभी आज ही पढ़ने को मिला, बंगाल, पश्चिम बंगाल, जिसकी टोटल पॉपुलेशन समवॉट 9 करोड़, टू बी प्रिसाइज 8.78 करोड़, मतलब कि 8 करोड़ 78 लाख। और जो राशन कार्ड मिले हैं वहां से वे मिले हैं 11.77 करोड़, मतलब 11,77,000 करोड़, 3 करोड़ ऊपर के राशन कार्ड। तो है ना मजेदार बात। खैर, ये जाली जितने भी फर्जी राशन कार्ड थे इनको केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। और ये पकड़ में कैसे आए भाई साहब? आधार से लिंक करते ही पकड़ में आ गए कि आबादी तो है 8.77 करोड़ और राशन कार्ड है 11.77 करोड़, मतलब एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 3 करोड़ ऊपर। तो मोदी जी का वह जो नारा है, बहुचर्चित नारा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो सच में लगता है कि मोदी जी न मतलब जिसको कहते हैं, मतलब उस लैंग्वेज में कि मतलब, चलिए ये वर्ड यूज कर लेता हूँ, ऑल्दो इट्स अनपार्लियामेंट्री, तो फिर भी कि चलिए नहीं करता हूँ कि फ्री का तो नहीं खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो चलिए साहब, एक ये बात रही। एक हमने लाइटर नोट पे शुरुआत की। तो साहब बहुत स्वागत है आपका, आपके अपने चैनल दिव्य राजन चैनल पे। मैं राजन पांडे। तो जैसा कि मैंने आप सबसे बताया कि हम सब आज चर्चा करेंगे ममता दीदी की, जो कि मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की। और अभी कल या परसों की वीडियो में मैंने बताया भी था कैसे एक तल्ख टिप्पणी आई थी कोलकाता हाई कोर्ट की जज हैं मैडम सिन्हा, कि उन्होंने जैसे जो उन्होंने टिप्पणी की थी, अगर मैं वैसे ही कोट कर सकूं, तो उन्हें अभी से सुनाई देने लग गया है कि पंचायत इलेक्शंस के पहले ही वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मारपीट शुरू हो गई है, लोगों को धमकाना शुरू हो गया है, रेप शुरू हो गए हैं, इवन की मर्डर्स हो रहे हैं। तो बड़ी चिंताजनक बात है। और उसके पहले भी जब केंद्र ने पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय करना चाहा था तो ममता दीदी ने इसका विरोध किया था। इसके लिए इतना उग्र हो गई थी कि वे हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद है कि माना कि नहीं, जिस प्रकार की कंडीशन है वेस्ट बंगाल में, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इसके लिए अगर केंद्र सरकार पैरामिलिट्री ट्रूप्स वहां डिप्लॉय करती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और समवॉट 80,000 to 1 lakhs सिक्योरिटी पर्सनल फ्रॉम सेंट्रल पैरामिलिट्री ट्रूप्स विल बी डिप्लॉयड देयर। और ऐसा मैंने कुछ क्लिप्स भी देखे कि जहां पर वे गश्त कर रहे हैं। सो ओवरऑल अभी हम बात करते हैं पंचायत इलेक्शंस की, जो कि 10 जुलाई को शेड्यूल्ड है, 10 जुलाई 23 को। तो आपने अगर एक चीज नोटिस की हो, तो जो अभी सेकंड मीटिंग है पीडीए, जो महागठबंधन है, पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस जिसका नाम दिया गया है, इसकी मीटिंग रखी गई है 12 जुलाई को। और 10 जुलाई को वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चुनाव के इलेक्शंस हैं। 11 तारीख को रिजल्ट्स आने हैं। तो थोड़ा सा समझने की बात है। और ममता दीदी का इधर इन पंचायत इलेक्शंस में इतना ज्यादा सक्रिय होने का कारण क्या है? आमतौर पे आपने कभी नहीं देखा होगा कि पंचायत इलेक्शंस में कभी कोई मुख्यमंत्री या कोई भी राष्ट्रीय स्तर का नेता इन्वॉल्व होता हो। मगर ममता दीदी इसको बहुत सीरियसली ले रही हैं। कारण भी है। अगर आप जैसे अभी आप देखें तो उन्होंने जलपाईगुड़ी और कूच बिहार में जनसभा को संबोधित भी किया था। और मतलब ऐसा कह लीजिए कि बड़ी आक्रामक शैली में उन्होंने बाकी दलों पर आक्रमण किया। तो इसका आप ऐसा सोचिए कि कारण क्या है। देखिए 2011 में ममता दीदी सत्ता में आई,
आज करीब 12 साल हो गए उनको सत्ता में। इस दौरान उन्होंने, मैं तो ये कहूँगा कि काफ़ी अच्छे से ही शासन चलाया, कोई ऐसी कोई बात नहीं रही। मगर अभी जो हालिया में कुछ चीज़ें हुई हैं, उसको लेकर ममता दीदी किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। अभी जैसे मैंने आपको कुछ डेट्स बताई, 10 जुलाई को चुनाव, 11 जुलाई को रिजल्ट और 12 जुलाई को महागठबंधन पीडीए की बैठक। तो इसका कोई कनेक्शन है सर? कनेक्शन ऐसा है कि जैसे कि देखिए, मैं फिर इसको कोरिलेट करूंगा कांग्रेस की कर्नाटक विजय से। जब से कांग्रेस ने कर्नाटक विजय चुनाव में हासिल की है, तब से जो दूसरे दल हैं जो कांग्रेस को लेकर अभी बहुत सीरियस नहीं थे, वे सब के सब अब थोड़ा सा कह लीजिए कि अलर्ट हो गए हैं। क्योंकि जिस प्रकार से ऐसा जैसा माना जा रहा है राजनीतिक हलके में कि कांग्रेस को कर्नाटक में मुसलमानों के एक मुश्त कंसोलिडेटेड जिसको कहना चाहिए वोट्स मिले, जिसकी परिणति हुई कि कांग्रेस अपनी पूरी मेजॉरिटी के साथ, थंपिंग विक्ट्री के साथ कर्नाटक में आई। तो ऐसा ही संदेश जो बाकी दल हैं जिनकी डिपेंडेंसी मोर और लेस मुस्लिम वोट पर रहती है, वे बहुत सजग हो गए हैं। और ममता दीदी का तो खास तौर पे, वे तो ऐसा अगर मैं कहूं कि जो उन्होंने अपने जो कंसोलिडेटेड वोट बैंक है उनका, वह मुस्लिम कम्युनिटी से आता है। तो इस बात को लेकर वे बहुत सजग हैं। तो इसके लिए उनको मतलब कहना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए कि शी इज नॉट गोइंग टू मेक एनी कॉम्प्रोमाइज। और अब बात करते हैं फिर 2024 की, कि इसका इम्पैक्ट इन पंचायत इलेक्शंस का, हाँ सर, इन पंचायत इलेक्शंस का इम्पैक्ट 2024 के चुनाव में कैसे पड़ना है। देखिए साहब, एक बात है जो जैसे ममता दीदी जो चाहती हैं कि चाहे वो ग्राम पंचायत हो, जिला परिषद हो, या जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं, वहां पर अपनी पार्टी की एक तरफा जीत लेकर आए। एक तरफा जीत लाने पर उनका अपर हैंड हो जाता है सीट शेयरिंग में। खास तो वेस्ट बंगाल की ही बात कर रहा हूं मैं। वेस्ट बंगाल में 42 लोकसभा सीटें आती हैं वेस्ट बंगाल से। दीदी का जितना मैं जानता हूं, शायद कि 40 सीटें दीदी अपने लिए चाहती हैं। अब सिर्फ 2 सीटें वे कंप्रोमाइज करने के लिए शायद है कि तैयार हैं, कांग्रेस और अगर कुछ एक कांग्रेस का कुछ कनेक्शन में कुछ अलायंस अगर सीपीआई से है, तो अभी तो कुछ ऐसा फ्लोर पे आया नहीं है। बट दीदी 40 सीटें तो कम से कम टीएमसी के लिए चाहती हैं। अभी जैसे हालिया में आपने देखा होगा तो सागरदीही करके जो बाईपोल अभी इलेक्शंस हुए थे, उसमें कांग्रेस ने करीब 23-24 हजार वोटों से वो सीट दीदी से छीनी थी। तो दीदी इस चीज को बिल्कुल भी भूल नहीं पाई हैं। और फिर कर्नाटक के इलेक्शन रिजल्ट्स ने और भी मन में संदेह पैदा कर दिया। तो ये सब कुछ चीजें हैं कि दीदी बहुत ही एग्रेसिवली इन पंचायत इलेक्शंस में कोई कोर कसर अपनी ओर से नहीं छोड़ना चाहती। अब दूसरी एक और भी बात है कि जहां अगर दीदी कमजोर होती हैं तो क्या होता है, अगर यह पंचायत इलेक्शंस में दीदी की सीटें कम आती हैं तो क्या होता है। तो इसमें फायदा है कांग्रेस को और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी को। उनका फायदा ऐसा है, तब वे दीदी से निगोशिएट कर सकेंगे कि आधी सीट दीदी फिर उनको दें। मतलब आधी सीट में अगर मैं ये कहूं कि अगर आज दीदी 40 सीटें चाहती हैं, 42 में से 40 सीटें का उनका अपना अनुमान है कि इतनी सीटों पर तो टीएमसी लड़ेगी, तो फिर कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों आधी सीट भी अगर डिमांड कर ले उस 40 में से, तो बड़ी बात नहीं होगी। और यह फिर दीदी को तो मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार से मंजूर होगा। तो चाबी कहाँ, किसके पास है? तो चाबी है इन इलेक्शंस में। इसीलिए दीदी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। तो अभी मैंने हालांकि कल ही देखा था, कल या परसों में ही, कि जलपाईगुड़ी या कूच बिहार में भी भाषण दे रही थी।
तभी उसी समय मुझे लगा था कि दीदी मतलब एक चीफ मिनिस्टर का पंचायत इलेक्शंस में उतरना और इस प्रकार से प्रचार प्रसार में जाना, कुछ ना कुछ बात तो होगी। तो बहुत सोचने के बाद जो मुझे समझ में आया, और फिर कुछ और भी पढ़ रहा था, मैंने देखा भी था, तो मुझे लगा कि एक बार मुझे आप सबके साथ यह शेयर करना चाहिए कि आखिर ये पंचायत इलेक्शंस का दीदी के लिए क्या महत्व रखता है, और दूसरा दीदी ने क्यों इसको जो अभी केंद्र पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां डिप्लॉय करना चाहता था, तो उसका विरोध कर रही थी। तो साहब देखिए, एक बात मैं कहूं, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑलवेज द नंबर्स विच मैटर्स। फिर आप उसको अपनी मॉरल विक्ट्री कहो या जो भी कहो, परंतु यह जब नंबर्स आते हैं ना चुनाव के रिजल्ट के, तो वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और दीदी इस बात को बखूबी जानती हैं। दीदी कांग्रेस से आई हैं, कभी उन्होंने सोमनाथ चटर्जी जैसे दिग्गज नहीं महादिग्गज को हराया था चुनाव में। वे जायंट किलर के रूप से उभरी थी। तब से लेकर आज तक, फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, कांग्रेस छोड़कर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई, और बकायदा उन्होंने आज 12-13 साल से अपने ही बूते, मैं ये कहूंगा कि ममता दीदी अपने ही बूते पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार चला रही हैं। तो इस बात के लिए तो दीदी की तारीफ करनी पड़ेगी, और यह भी मानना पड़ेगा कि वे कोई भी इलेक्शन अब कंप्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है। और जैसा मैंने बताया कि उनका रोल इस पीडीएम महागठबंधन में, पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक एलियंस में, यह पंचायत चुनाव तय करेंगे कि दीदी को उस महागठबंधन में कितना स्पेस मिलना है। होप शायद कि सही से आप लोग समझ पाए होंगे कि दीदी के लिए ये पंचायत इलेक्शंस क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अब साहब चलते चलते एक छोटी सी लाइटर नोट पे एक बात करते हैं। आज राहुल गांधी जी को कई जगह दिखाया जा रहा है कि मोटरसाइकिल बना रहे हैं, किसी मैकेनिक के साथ बैठकर पाना पेचकस लेकर बड़े तल्लीनता से कोई मोटरसाइकिल या कोई बाइक बना रहे हैं। तो मुझे कांग्रेस के ही एक भूतपूर्व नेता, बड़े दिग्गज नेता है ना, जो शायद कि 2 या 3 बार पंजाब जैसे सूबे के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी एक कहानी उन्होंने जो बताई थी, कहानी नहीं थी मतलब उन्होंने जो देखा था वह बताया उन्होंने कि द टाइम राजीव गांधी वॉज प्राइम मिनिस्टर, और उनके राजीव गांधी जी से बहुत अच्छे संबंध थे कैप्टन साहब के। तो कैप्टन साहब ऐसे एक फॉर्मल विजिट में गांधी परिवार के राजीव गांधी जी से मिलने गए थे। तो जब वे बाहर निकल रहे थे, तो एक बच्चा साइकिल के पास बैठा रो रहा था। तो कैप्टन साहब बच्चे के पास गए तो पूछे, भाई क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? तो बच्चे ने बताया कि अंकल ये साइकिल मेरी टूट गई है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो बोले टूट गई है, कैसे टूट गई है? बोले नहीं टूट नहीं गई है, खुल गई है। तो बोले किसने खोला? तो बोले मैंने खोला। तो बोले ठीक है। तो बोले अब क्या दिक्कत है? तो बच्चा बोलता है कि अंकल ये मैंने खोल तो दी है, अब ये मेरे से जोड़ते नहीं बन रही है। एंड दैट बच्चा वाज राहुल गांधी। तो आज मैं उस मोटरसाइकिल को लेकर वही मैं सोच रहा था कि उस मोटरसाइकिल का क्या असर हुआ होगा, या क्या अब वो दोबारा से रोड पर चल पाएगी या नहीं, अब हु नोस। बट दिस वाज ऑन ए लाइटर नोट। और ठीक है, राहुल गांधी जी अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इससे पहले वो ट्रक में घूमे, फिर अब वो मोटरसाइकिल बना रहे हैं। मे बी कि कल को कहीं अगर और भी कुछ ऐसी ही कुछ तक उनकी फोटोज पिक्स वायरल हो तो हमको भी आनंद आएगा। चलिए साहब, अभी के लिए इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। और या डेफिनेटली चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज लाइक करना मत भूलिए। मैं कभी कभी भूल जाता हूं, बट आप तो कभी लाइक करना मत भूला करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।